हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वेयर व्हेन एंड हाउ। क्या मतलब हो इसका? कब, कैसे, कहाँ। ठीक है, तो बेसिकली तुम यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ोगे। कब आए, कैसे आए, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो देखो बच्चों, तुम लोगों ने अपनी 6th क्लास में पढ़ा है एंशिएंट पीरियड। जो हिस्ट्री थी दैट वाज एंशिएंट पीरियड, बहुत पुराना जो हिस्ट्री है तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा मेडिवल पीरियड, जो तुमने अपना 7th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, और अब 8th क्लास में है तुम्हारा मॉडर्न पीरियड। तो देखो बच्चों, क्या होता है, बच्चों को 6 और 7 में ना बहुत मज़ा नहीं आया होता हिस्ट्री पढ़ने में, है ना। हिस्ट्री कैसी लगती है? बहुत ही बोरिंग है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं तुमसे थोड़ी सी पहले की बात करूं, परसों की, उससे एक दिन पहले की बात करूंगी, तो तुम हर चीज़ जो है रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ था परसों, तो मंडे में ऐसा हुआ था, लास्ट मंडे, है कि नहीं। वैसे यहाँ मॉडर्न पीरियड क्या है, ये अभी जो गुजरा हुआ पीरियड है कुछ टाइम पहले का, दैट इज मॉडर्न पीरियड। तो अब तुम लोग ना आराम से रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई इस वक्त ये हुआ था, इस वक्त ये हुआ था। आ रहा है समझ में? तो 8th क्लास में जो मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तो होपफुली बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, हिस्ट्री को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना कि भाई बड़ी मुश्किल एक चीज़ है, एक हवा सा है, ऐसा नहीं। एक कहानी की तरह पढ़ो, खूब मज़े लेके पढ़ो हिस्ट्री को। ठीक है, तभी मज़ा आने वाला है। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियड है बेटा, मॉडर्न पीरियड जो हिस्ट्री है तुम्हारी, वो कब से स्टार्ट होती है? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान। ठीक है, जब से उस वक्त से जो है ये माना जाता है दैट इज योर मॉडर्न पीरियड। ठीक है, दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। आया समझ में? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो देखो बच्चों, क्या हुआ था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी हमारे रूल करने के लिए, तो आई तो वो ट्रेडिंग के लिए थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ट्रेड के साथ साथ उसने अपना कॉलोनियल रूल बना लिया था। इसको हर जगह पे ना अपना कब्जा कर लिया था, इसको कॉलोनीज बना ली थी। ठीक है, वो रूल करने लगा था, डोमिनेट करने लगा था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था बेटा, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आए थे। ठीक है, कैसे आपको मैनेज करना है पूरे इंडिया को, क्या करना है, उसमें चेंजेस आए थे। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत चेंजेस आया था। ठीक है, तुम्हारे रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत चेंजेस आया था कि पहले रेवेन्यू जो ज़मीनों का होता था वो किसानों के पास जाता था या नवाब्स के पास जाता था। ठीक, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या करा, रेवेन्यू भी अपने हाथ में ले लिया। था कि नहीं था ये सब कुछ, है ना। कि हमने क्या पढ़ा था कि जो ये सब्सिडी अलाइंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ये तुम खैर आगे पढ़ोगे। क्या था, क्या आर्मी दो हमको, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, आप हमको रेवेन्यू दो। ठीक है, तो ये आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे कि कैसे कैसे चेंजेस आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में, रेवेन्यू कलेक्शन में। ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ था नेक्स्ट है तुम्हारा जो पीजेंट्स थे, जो तुम्हारे फार्मर्स थे बेटा, पीजेंट्स, है ना, उनके ऊपर जो फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट, जो ये कहोगे जो गरीब तबका था, जो आर्टिजन्स थे, हैंडक्राफ्ट थे, उनको बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। लेकिन जैसे बच्चे अगर तुम्हारे यहाँ काम वाले अगर आते हैं तो तुम अपने से टीचर्स को, प्रिंसिपल को तो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, परेशान नहीं कर सकते हो। आदमी किसको परेशान करता है? जो अपने से नीचे होता है। करता है कि नहीं करता है? ऐसे इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, इनको बहुत एक्सप्लॉइट करा। ठीक है, आर्टिजन्स थे, इन्होंने मतलब इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया था। ठीक है, कि भाई अगर तुम फसल उगा रहे हो तो उसका सारा पैसा हमें दोगे, उसको टैक्स दोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन आ गया। लेकिन बच्चों, किसी भी चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा सप्रेस करो, उसको दबाओगे बहुत ज़्यादा, अपने किसी फ्रेंड को भी अगर तुम बहुत बहुत परेशान करते हो, वो एक वक्त 2 दिन तो चुप बैठेगा, आखिर में क्या होगा, वो भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, है कि नहीं। तो जब भी सप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, लोगों में ना प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, लोग आपके खिलाफ बोलने लगते हैं। तो वही हुआ, ये प्रोटेस्ट कई जगह पूरे इंडिया में, कभी कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा था, कभी कहीं पर, है ना। फिर ये पूरा एक बन के आ गया कौन सा, 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, सही है बच्चों। चलो देखो, अब हम बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ऐसा बुरा हुआ, वैसा बुरा हुआ। लेकिन बच्चों, बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, उसके बारे में कोई नहीं पढ़ता है। हम ये नहीं सोचते भाई क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, है ना। तो देखो क्या क्या था कि जो तुम्हारी इंटेलिजेंसिया बोलते हैं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल्स। ठीक है, जो सोसाइटी के जो बहुत पढ़े लिखे ग्रुप होती है, सोसाइटी का एक ग्रुप होता है ना भाई, क्लास का भी, हर क्लास का एक बड़ा एक
इंटेलिजेंट सा ग्रुप होता है नहीं होता है कि भाई कहते हैं ना आगे जो बैठते हो बच्चे बड़े अच्छे होते हैं पढ़ाई में, है ना, वैसे ही हर सोसाइटी का एक ऐसी ग्रुप होता है जो बड़े इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों से भरा होता है। तो क्या हुआ बच्चों, उन लोगों ने बहुत सारे, ये जो ब्रिटिशर्स आए थे उसके इम्पैक्ट से हुआ कि इन लोगों ने बहुत सारे हिंदुस्तान में गलत चीज़ों को ख़त्म करा। जैसे था तुम्हारा सती प्रथा। क्या होता था पहले बच्चों कि जैसे किसी का अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो औरत को उसकी अर्थी पे लिटा के जलाया जाता था, होता था। तो वो चीज़ सही नहीं है भाई। जिसकी डेथ हो, आज भी इंडिया में होता है, काफ़ी रूरल एरियाज़ में होता है कि भाई अगर हस्बैंड चला गया तो बीवी को चूड़ियाँ नहीं पहन सकती है, मेहंदी नहीं लगा सकती है, लाल कपड़े नहीं पहन सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड चला गया तो भाई औरत को पूरा हक होना चाहिए, पूरा राइट होना चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने का। ठीक है बच्चों। दूसरा तुम्हारा आ जाता है चाइल्ड मैरिज। क्या होता था, बच्चों की बचपन में शादियाँ कर दी जाती थी। बचपन में शादी करने से क्या होता है भाई, आपको नहीं पता आपका सामने वाला जो बंदा है उससे आपकी कंपैटिबिलिटी है नहीं है। बचपन में शादी करने का कोई सेंस ही नहीं होता है ना। आप अपना पढ़िए लिखिए, अपना करियर बनाइए, कुछ कमाइए, कुछ सेटल होइए लाइफ में, तभी तो आपकी शादी होगी किसी अच्छे इंसान से। ठीक है, तो इन्होंने इसको भी एबॉलिश किया। ये सब यही नतीजा था बेटा, जो पढ़े लिखे लोग हमारे इंडियन सोसाइटी में आए थे ब्रिटिशर्स, उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ा कि हिंदुस्तान के जो अच्छे लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। ठीक है बेटा। फिर था फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये क्या था कि जिसके घर में लड़की होगी उसको जो है बचपन में ही दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, है ना, कि भाई लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। भाई लड़कियां नहीं होंगी तो सबकी माँ कहाँ से आएंगी भाई, सबकी जो मम्मी है वो भी तो लड़कियां हैं, बहनें भी तो लड़की है, तो आपकी जनरेशन कैसे चलेगी अगर औरतें ही नहीं होंगी तो सोसाइटी में। ठीक। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा उससे हटके बेटा तुम्हारे चैप्टर से, लड़के और लड़कियां सब बच्चों अपने दिमाग में रखो, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसा करियर नहीं बचा जिसमें औरतें लड़कों से आगे नहीं है कि नहीं। पहले होता था कि भाई लड़के पढ़ते थे, लड़कियां घर का चूल्हा चक्की संभालती थी। अब ऐसा नहीं है। खूब पढ़ो, खूब लिखो, क्या नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है, गर्ल्स स्पेशली, तुम लोग को अपने कभी मत सोचना कि भाई हमें ये नहीं बनने देंगे, हमें वो। अभी पढ़ने का वक्त है, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों। तो और कास्ट सिस्टम था कि नहीं बेटा, बहुत कास्ट सिस्टम क्या था पहले कि भाई तुम तो जो है खराब कास्ट से हो। ठीक है, हिंदू रिलीजन में कास्ट का होता है ना, तो वो बहुत माना जाता था कि भाई तुम शेड्यूल कास्ट से हो, तुम ऐसे हो, तुम इस कुएं से नहीं पी सकते हो, तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ उन्होंने की वजह से ही ये भी इरेडिकेट हुई थी, ख़त्म हुई थी ब्रिटिशर्स की वजह से। तो देखो, सिर्फ किसी भी चीज़ का गलत इम्पैक्ट नहीं होता है, हर चीज़ का दोनों ही चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ गलत भी होता है ना। ठीक है, अब देखो इनसाइट क्या है तुम्हारा, ये है कि हम लोग किसके बारे में बात करते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स आए थे, उनके गवर्नर जनरल के बारे में बात किया जाता है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात किया जाता है, लेकिन हम डेवलपमेंट्स को हमेशा भूल जाते, नज़रअंदाज कर देते, करते नहीं करते, लेकिन उनकी वजह से इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलप भी किया था उस टाइम। ठीक है बच्चों, सही है। अब आ जाओ तुम, जितनी कॉलोनियल सिटीज़ थी, है ना, वो उस टाइम बहुत राइज कर रही थी कॉलोनियल सिटीज़, जैसे कि तुम्हारा बॉम्बे हुआ। ये सब कॉलोनियल सिटीज़ कौन सी थी, जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी। ठीक है, जैसे तुम्हारा बेटा बॉम्बे है, तुम्हारा कैलकाटा है, ठीक है, मेड्रास है, ये सारी उसी वक्त जो है प्रोग्रेस करना शुरू हुई थी। ठीक है, और देखो जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो तभी जो है बन रहे थे, डेवलप कर रहे थे। जो हिंदुस्तान में जैसे शिमला है, मसूरी है ना, ये उन्हीं ब्रिटिशर्स की ही देन है, उन्होंने ही इसको अच्छे से डेवलप कराया था। ठीक है बेटा, सही। और अगला इम्पैक्ट क्या था, जो तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान में जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वो किसकी वजह से आए थे, ब्रिटिशर्स जो सप्रेस कर रहे थे, जो दबा रहे थे, उसी की वजह से तो आए थे, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, फिर क्या फॉर्म हुई थी तुम्हारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, इसी की वजह से तो बनी थी। जितने रेवोल्यूशनरीज थे, जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइबल ग्रुप था, इन सब ने क्या करा था, ये लोग ब्रिटिश रूल को जो है वो
उसको प्रोटेस्ट करते थे ब्रिटिश रूल को, है ना, कि भाई आप लोग यहाँ से जाइए, ठीक है। तो उसी वक्त ये सब एग्जिस्टेंस में आए थे। बहुत सारे तुम्हारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स भी थे। जैसे लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम बताओ बच्चों। अब तुम लोग बताओगे तो मुझे समझ में आता है, सुनाई देता है, तुम लोग वहाँ से बोलते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड किसको कहा जाता है बेटा? जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना, उन्होंने इंडिया को एज अ कॉलोनी बनाया था, ठीक है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि आप उसके ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर रूल करते हैं आप, ठीक है। तो जो ब्रिटिश रूल है ना, वो ही रेफर किया जाता है एज अ कॉलोनियल पीरियड, ठीक है बेटा। कोई पूछा जाता है व्हाट इज कॉलोनियल पीरियड, तो टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, दैट इज रिफर्ड एज अ कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। ये कब से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 1800 सेंचुरी क्या होता है बेटा? 100 साल को सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके मिड से स्टार्ट होता है टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं बनी थी, इस पीरियड को रेफर किया जाता है एज अ कॉलोनियल पीरियड, ठीक है बेटा। देखो हिंदुस्तान में तो सब जगह जो है बड़ी वो हाहाकार मची हुई थी, कहीं पे लड़ाई, कहीं पे झगड़ा, कहीं पे कुछ, लेकिन बाकी जो वर्ल्ड था उस टाइम जब कॉलोनियल पीरियड था इंडिया में, उस टाइम और जगहों पे भी ना बड़ी परेशानियां थी। जैसे कि तुम्हारा रशियन रिवॉल्ट आया था उस टाइम, ठीक है। फिर तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, ठीक बेटा। फिर तुम्हारा आया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और तुम्हारा आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये सब इसी टाइम पे और जगहों पे चल रहा था, ठीक है, जब इंडिया में ये वाला रूल चल रहा था, ठीक है बेटा। सही है, आ गया। चलो अब आ जाओ तुम अपना सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे, कि बेटा कैसे पता चला कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ। भाई कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि भाई हम तो उस टाइम जिंदा नहीं थे, हमें क्या पता कि उस टाइम क्या। भाई कोई बात होगी तो आप कैसे कहोगे कि हाँ उस टाइम पे ये हुआ था। तो उसके बहुत सारे बेटा इन्फॉर्मेशन है, सोर्सेज है, सॉरी, उस इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे कि पहला लेके चलो, पहला है तुम्हारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब जो, देखो अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटा, जब भी वो कुछ भी प्लान करते थे, कोई भी पॉलिसी बनाते थे, या कोई भी ट्रीटी साइन होती थी, या एग्रीमेंट बनाते थे, तो वो बेटा जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो तुम लोग भी अपने साथ में कॉपी और पेन लेके बैठा करो, साथ में ना ऐसे नोट्स बना लिया करो, ठीक है। तो जब बाद में पढ़ोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जब वो कोई प्लानिंग, पॉलिसी, ट्रीटी, एग्रीमेंट बनाते थे, उसको हमेशा लिखते थे, ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स में रखते थे, ठीक है। तो वो उनके सारे वहाँ पे फिर उसको प्रिजर्व भी करते थे। ऐसा नहीं कि भाई पेपर पेन पे लिखा और उसे उठा के फेंक दिया, उसको कायदे से उसको स्टोर भी करा जाता था, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक बहुत अच्छी हम आदत उनसे सीख सकते हैं कि पता है, मैं अपने बच्चों को भी हमेशा बोलती हूँ कि खाली मत बैठा करो कभी। मुझे खाली बच्चे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, ठीक। तुम्हें खेलना है खेलो, लेकिन खाली जैसे होता है ना, भाई आप एक कुर्सी में नीचे बैठ गए, बेड पे बैठ गए, नहीं, हमेशा अपने हाथ में कॉपी और पेन रखो, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई बुक उठा लो, ज़रूरी नहीं आप स्कूल की बुक उठाओ, कोई नॉवेल ले लो उसको पढ़ो। तो देखो बेटा, लिखने की आदत डालो, प्लानिंग करने की आदत डालो, मुझे आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मेरा कितना सिलेबस बचा है, ठीक है बेटा। कोई अच्छा कोई फैक्ट पसंद आया उसको लिख लो। तो देखो ये लोग क्या करते थे, हर चीज़ को लिख के चलते थे, ठीक है बेटा। तभी तो देखो इन्होंने कहाँ से कहाँ ये लोग सक्सेसफुल हुए थे। हिंदुस्तान आके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था, है कि नहीं। फिर उसको प्रिजर्व करते थे कि भाई अब उसे उठा के फेंका नहीं, अब उसको कायदे से रखा, ठीक है बच्चों। ये लोग क्या करते थे, इनकी ना अपना सेटअप होता था, इनके अलग से रूम्स वगैरह होते थे, अलग से जगहें होती थी। कैसे रूम्स होते थे इनके, जैसे कि जहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स होते थे उसको बोला जाता था रिकॉर्ड रूम्स। फिर कलेक्टर जहाँ पे बैठता होगा कलेक्टरेट, सेक्रेटरीट। तो हर चीज़ देख रहे हो कितना प्लानिंग से इनका सब कुछ जो है। भाई स्पेलिंग देख लिया करो, हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों से, मुझे ऐसे ना स्पेलिंग्स का बोर्ड पे ज़रा वो रहता है, ठीक है। फिर इनके लॉ कोड्स होते थे, फिर इनके म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स,
म्यूजियम देखो हिंदुस्तान में भी बहुत म्यूजियम्स है ना। आर्काइव्स क्या होता है बच्चों, जहाँ पे तुम कोई भी पुराना डायरी है, रिटन रिकॉर्ड्स है, लेटर्स हैं, इनको जहाँ रखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज आर्काइव्स। तो हमें आर्काइव, म्यूजियम, कोर्ट, सेक्रेटरीट, कलेक्ट्रेट, रिकॉर्ड रूम, ये सब हमारा एक जरिया थे इंफॉर्मेशन बताने के कि भाई उस टाइम पे ये चीज़ें होती थी। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। और ये चीज़ें बहुत ही कहते हैं ना इनवेल्यूबल, जिसकी कोई बेशकीमती चीज़ें थी, है ना। क्या आप अगर बोलो भाई 1 लाख 2 लाख दो, इसमें हम तुम्हें देते, तो भाई इनका तो कोई मूल ही नहीं है, बेमूल्य चीज़ें थी। ठीक है, अब देखो आ जाओ तुम अपने इनसाइट पर। इनसाइट क्या है बच्चों यहाँ पर कि देखो आर्काइव्स क्या होते हैं, योर ऑल द ओल्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, लेटर, ये सारी चीज़ें ना प्रिजर्व करी जाती थी, है ना। डायरीज हो गई तुम्हारी, लेटर्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, इनको बड़े कायदे से उठा के एक जगह पे रखा जाता था एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्काइव्स। लाइब्रेरी जैसे बोलते हो वैसी तुम्हारी आर्काइव्स होती हैं। तो इंडिया की जो आर्काइव है दैट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सही है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब आ जाओ तुम अपने लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या हुआ, लिटरली ऑब्वियसली लिटरेचर से बना होगा, है ना, पढ़ाई लिखाई से कुछ बना होगा, है कि नहीं। लिटरली सोर्स, ठीक है बच्चों। तो लिटरेरी सोर्स में क्या है बेटा कि जैसे उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स छपते थे, ठीक है, जर्नल्स लिखे जाते थे। जर्नल्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स, किसी चीज़ के ऊपर तुम कुछ लिखते हो, ठीक है। नाटक बनते थे। देखो अब तो थिएटर वगैरह का रिवाज कम हो गया है ना। पहले तो टीवी सीरियल शोज नहीं होते तो लोग प्लेस जाके देखते थे, थिएटर देखते थे, है ना। उसके ज़रिए जो है हमें पता चलता है। नॉवेल लिखी जाती थी, है ना, लेटर्स होते थे, डायरीज होती थी, लोग अपनी बायोग्राफी लिखते थे। बायोग्राफी मतलब क्या होती है बेटा, जो हम किसी के बारे में लिखेंगे दैट इज बायोग्राफी। मैं तुम्हारे बारे में लिखती हूँ, समझो कोई बच्चा है तुम में से अजय, मैंने अजय के बारे में क्या लिखा तो दैट इज बायोग्राफी। ठीक, अजय ने खुद से अपने बारे में लिखा, उसे कहेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। फर्क समझ में आ गया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में। जो खुद अपने बारे में लिखेगा दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है बच्चों। फिर उस टाइम पे बड़े फेमस तुम्हारे न्यूज़पेपर्स भी थे, ठीक है, जैसे तुम्हारा आया था द हिंदू, ये न्यूज़पेपर्स हैं, अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है, और तुम्हारा आया था केसरी। ये क्या करते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि भाई पूरे हिंदुस्तान, भाई उस टाइम ऐसा नहीं होता था, फोन नहीं होता था कि नॉर्थ में क्या हो रहा है साउथ को पता चले, इधर क्या हो रहा था, नहीं। अखबार ही एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू सबको पता चलता था कि भाई क्या क्या हो रहा है। अच्छा, अगर मुझे पता चलेगा कि भाई कहीं पर कोई आदमी रिवोल्ट कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली मुझ में भी जोश आएगा कि मैं क्यों नहीं उनके खिलाफ खड़ा होता हूँ, है कि नहीं। इसीलिए ना बीच में न्यूज़पेपर्स को भी वो लोग बंद कर दिया करते थे, है ना, न्यूज़पेपर्स नहीं आने देते थे कि भाई इससे ना लोगों में एक रिवोल्ट पैदा होता है कि हम भी कुछ करें। ठीक है, तो ये लोग जो है ब्रिटिशर्स को ओपनली क्रिटिसाइज करते थे अपने न्यूज़पेपर्स में, एक दूसरे को बताते थे कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, हमको दबा रहे हैं ज़बरदस्ती का। ठीक है, फिर तुम्हारी नॉवेल्स, ऐसे, पोएम्स थे। अब देखो जो इम्पोर्टेंट जो राइटर्स तो बेटा बहुत सारे थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को डिस्कस कर लेते, जैसे तो तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, फिर तो तुम्हारे बंकिम चंद्र चटर्जी, ये किस में लिखते थे, ये बंगाली में लिखते थे, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते थे तुम्हारा बंगाली में। ठीक है, फिर तुम्हारे थे विष्णु शास्त्री जी, विष्णु शास्त्री जी, ये किस में लिखते थे, मराठी में। तो देख रहे हो क्या, ज़्यादातर ज़बान में जो है सब जगह, ऐसे ही नहीं खाली यूपी में, बंगाल में, पूरे इंडिया में जो है काम चल रहा था कि भाई कैसे ब्रिटिशर्स को निकालना है ना। कलम में बहुत ताकत होती है, पेन में बेटा बहुत ताकत होती है। अभी ये कंप्लीट कर ले फिर तुम लोग को बताऊंगी। ठीक है, अब तो तुम्हारे भारत हिंदू, ये थे तुम्हारे हिंदू में, हिंदी में, ठीक है। फिर ये तुम्हारे सुब्रमण्यम भारती जी, ये तुम्हारे तमिल में, ठीक है।
ये थे तमिल में। ठीक है बच्चों, फिर थे तुम्हारे प्रेमचंद थे, शरत चंद्र चटर्जी। ये क्या करते थे, जो गरीब लोग थे ये उनके बारे में भी लिखते थे, उनको जो दबाया जाता था, उनको जो परेशान किया जाता था। ठीक है, फिर तुम्हारी डायरीज हो गई, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, न्यूज़पेपर्स हैं, फोटोग्राफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है, फोटोग्राफ्स। ठीक है बच्चों, फिर है तुम्हारा पेंटिंग्स, मैप एंड स्टेचूज। ठीक है, सही है। तो इससे क्या होता था, हमको काफ़ी चीज़ें पता चलती थी कि भाई कैसे सोसाइटी भी चेंज हो रही है। इन देखा है ना, इन चीज़ों से क्या होता था कि भाई पहले कैसा कल्चर था, अब कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कपड़े कैसे चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में, लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में क्या क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, चलो बच्चों एक बात बताती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लिटरली सोर्सेज का क्या, हमको क्या इससे सीख मिलती है कि बेटा देखो, अगर कोई इंसान बेपढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ पाया है, वो कोई बात कहता है, उसकी बात में कोई जान नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम कुछ बोलते हो, कुछ लिखते हो अपने कलम से, कहते हैं ना कलम में बहुत ताकत होती है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। इसीलिए मैं हर बच्चे से बोलूँगी बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, यही वक्त है ताकि तुम आगे लाइफ में कोई तुम्हें परेशान ना कर सके। जब पढ़ोगे लिखोगे तभी अपने लिए खड़े हो सकते हो। ठीक है बेटा, सही। चलो अब आ जाओ तुम सर्वेज एंड सेंसस। देखो सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे एंड सेंसस, आप कोई चीज़ सर्वे करते हो, जैसे आप होता है जब इलेक्शन होता है तो लोग सर्वे करते हैं, सेंसस निकालते हैं कि भाई इतने वोटर्स हैं, इतने लोग वोट करेंगे, या लिटरेसी रेट ये है। हम कैसे कह सकते हैं केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में, कैसे कह सकते हैं? ये सब बेटा हम सर्वे और सेंसस से ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने शुरू करा था? ये ब्रिटिशर्स ने ही शुरू करा था। ठीक है बच्चों, सर्वे करने का तरीका ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। क्यों? ताकि सो दैट दे कैन नो इंडिया प्रॉपरली, हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से पहचाने। ठीक है, तो जो ऑफिस ऑफ द सर्वेयर ऑफ इंडिया था दैट वाज इन देहरादून। यहाँ पे कौन बैठता था? जो सर्वेयर ऑफ इंडिया था उस टाइम पे, उस जमाने पे ही हैड अ ऑफिस इन देहरादून। ठीक है बेटा, वो क्या करता था, उसका क्या काम होता था कि वो डिटेल मैप बनाते थे ये लोग, विलेजेस के, गांव के, टाउन्स के। ठीक है, रोड मैप होता था कि भाई हमें कहाँ से कहाँ कैसे जाना है, पूरी प्लानिंग, देख रहे हो, पूरी प्लानिंग होती थी। ठीक है, कैसा माउंट, कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स है, टोपोग्राफी देखते थे हिंदुस्तान की, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे नदियाँ हैं, फ्लोरा फौना कैसा है। फ्लोरा फौना क्या होता है बेटा? फ्लोरा हो गया तुम्हारा वेजिटेशन, ठीक है, और फौना क्या हो गया तुम्हारे? एनिमल्स। ठीक है, कहाँ पे कैसे जानवर हैं, कहाँ पे क्या क्रॉप्स उग रहा है, सॉइल कैसी है। तो देख रहे हो, वो ऐसी उन्होंने नहीं राज करा था हिंदुस्तान पे, कितनी मेहनत लगती है कुछ काम करने में, देख रहे हो। ठीक, अब आ जाओ तुम अपने इनसाइट पे। बच्चों मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों को बोलो, उनसे शेयर करो। जितने मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मैं इंतज़ार करती हूँ तुम लोग के एक एक लाइक का भी। ठीक है, चलो कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। सही, चलो ये थे जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, क्या है बेटा कि एक ब्रिटिशर थे जॉर्ज एवरेस्ट में, ही वॉज द सर्वेयर ऑफ इंडिया, है ना, वो उस टाइम पे सर्वेयर थे, सर्वे करा करते थे। तो इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई थी कैलकुलेट करके। ठीक है, उन्हीं के ऊपर इनका नाम भी पड़ा है माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है बेटा, सही है। तो कितनी इंपॉर्टेंट इन्होंने हमें एक चीज़ बता दी थी। ठीक, चलो अब आ जाओ तुम फिर 19वीं सेंचुरी के बाद से क्या होता, ब्रिटिशर्स हर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स ये जो है अपना सेंसस जो है रिपीट करते थे। देखो रोज़ तो नहीं हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान का रोज़ तो नहीं हो पाएगा सर्वे या सेंसस। ठीक है, हर 10 साल पे जो है करते थे ताकि कुछ चेंजेस हो, कुछ हो तो उनको पता चल जाए। ठीक है बेटा, अब आ जाओ फिर है तुम्हारा ये ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ओरल का मतलब क्या होता है? ज़बानी, जैसे तुम्हारे टेस्ट होते हैं ओरल और रिटन, तो ओरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो ज़बानी किसी से पता चले।
ठीक है। तो बेटा जैसे फर्स्ट हैंड पर्सनल अकाउंट्स होते थे, अब फर्स्ट हैंड का मतलब क्या होता है, जो हमें डायरेक्ट उसी बंदे से पता चले। ठीक है, मैं कहूँगी कि मुझे किसी का लेटर मिला तो वो तो कहीं पे मिला है ना, ठीक है, किसी की बायोग्राफी वो अलग से पढ़ी। फर्स्ट हैंड का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट उससे ही किस्से कहानियाँ सुनो। जैसे तुम्हारे बड़े होते हैं वो तुमको रात में सोते टाइम किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, तो दे आर फर्स्ट हैंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जो खुद उस आदमी से हमें पता चलते हैं। तो जो लोग वो उस ट्रॉमा से, उस परेशानी से खुद गुजरे हैं, इंडिपेंडेंस जो वॉर थी तुम्हारी, जो रिवॉल्ट था, जो लोग उससे खुद गुजरे कि भाई पार्टीशन हो गया, कुछ कहते हैं ना कि तुम्हारे नाना दादी सुनाते होंगे कि भाई हम आधे लोग पाकिस्तान भाग गए, कोई मर गए, कोई ऐसा हो गया है कि नहीं। तो उस वो भी एक रिकॉर्ड है जो तुमको मिलता है कि हाँ भाई उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है बच्चों, फिर आता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला है तुम्हारा इंटेलिजेंसिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, जो उनकी ग्रुप सोसाइटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंसिया। ठीक है, फिर आगे तुम्हारा सोशल लेजिस्लेशन, जो सोशल जो रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, कि जैसे तुम्हारा जो सोशल इवल्स होते हैं ना, कि भाई गलत काम होते हैं सोसाइटी में, उसको ख़त्म करने के लिए जो लॉज आते हैं, दे आर कॉल्ड एज सोशल लेजिस्लेशंस। ठीक है, सही। सर्वे क्या होता है कि तुमने पूरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा सर्वे। सर्वे क्या होता है कि आपने क्या करा, पूरा डेटा कलेक्ट करा, कहाँ पे क्या है पूरे कंट्री का सब कुछ जाना, उसको डिटेल में उसको स्टडी करा, दैट इज कॉल्ड एज सर्वे। ठीक है, अब आगे तुम्हारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है बेटा, ये होता है तुम लैंड फॉर्म पढ़ो, उसके रिलीफ के बारे में पढ़ो। लैंड फॉर्म मतलब कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे नदियाँ हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोपोग्राफी। ठीक है, सही है। बारिशें कहाँ हैं। अब आ जाओ, अगला आ जाओ तुम, बीकाजी कामा। द पीपल हु मेड द डिफरेंस, मतलब जिन्होंने कुछ डिफरेंस, कुछ सोसाइटी में कुछ अलग काम करा है ना। देखो क्राउड के साथ तो सभी चलते हैं, लेकिन जिनका मेजर इम्पैक्ट था, है ना, जिन्होंने कुछ करा सोसाइटी के लिए, तो वन ऑफ देम वाज बीकाजी कामा। ठीक है, क्या नाम है ना, बीकाजी रुस्तम कामा। शी वॉज बॉर्न इन अ लार्ज पारसी फैमिली। ये एक पारसी फैमिली थी, उसमें बिलोंग करती है, वहाँ पे ये पैदा हुई थी। ठीक है, वहाँ पे ये बचपन से ही बड़ी सबकी लाडली थी, सब इन्हें बड़ा प्यार करते थे। ठीक है, और शी वॉज अ वेरी डिलिजेंट डिसिप्लिन चाइल्ड विद लव फॉर लैंग्वेज। इनको जो है बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज से बड़ा प्यार था। ठीक है, महारत थी इनको अपनी लैंग्वेज में, बहुत ही डिसिप्लिन चाइल्ड थी। तो जब प्लेग हुआ था बॉम्बे में इन 1898, है ना, एक बीमारी फैली थी प्लेग, जैसे अभी कोविड हुआ था बेटा, है ना, उस टाइप की एक बीमारी हुई थी प्लेग। तो प्लेग में इन्होंने सबकी बड़ी मदद करी थी, बड़ी केयर करा था लोगों का। ठीक है, फिर इनको खुद को प्लेग हुआ तो इनके इलाज के लिए ये भेजी गई थी इंग्लैंड उस ज़माने में। ठीक है, फिर वहाँ पे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था, है ना, बीइंग अ वुमेन। तो इसीलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए भाई हम औरत है आदमी, जब इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोगों ने, औरतों ने काम करा, तो अब क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सही है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।